So hello everyone. Today we will gonna understand about MongoDB कि MongoDB क्या है और इसमें आपको किस तरह से प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गूगल पे आ जाना और यहाँ पर आप टाइप करना MongoDB। ठीक है, MongoDB एटलस आप टाइप करना। जब आप MongoDB एटलस टाइप कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले MongoDB का जो ये लिंक है ना, इस पे आकर के आपको क्लिक करना है। सो दिस इज MongoDB एटलस का लिंक। अब ये ओपन होगा। ओके, सो ये MongoDB का एटलस का साइट है एंड ओवर हियर यू हैव टू गो विद ट्राई फ्री। ओके, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई फ्री, या आप साइन इन पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। सो आई गेस साइन इन पे डायरेक्ट क्लिक ये अलाउ करेगा। ओके, सो ये आप साइन इन पे डायरेक्ट क्लिक कर लेना। जैसे ही आप साइन इन पे डायरेक्ट क्लिक करते हो तो ये आपको MongoDB का अकाउंट लॉगिन वाले पेज पे ले आएगा। एंड ओवर देयर आप या तो गिटहब से लॉगिन कर सकते हो या फिर आप अपने गूगल अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो अपना मेल एड्रेस से भी लॉगिन कर सकते हो। सो वंस यू लॉग इन एनी ऑफ द ऑल्टरनेट मेथड्स, तो यहाँ पे आपने सपोज कर लेते हैं अपने गूगल अकाउंट से आपने लॉगिन कर ली। ठीक है, ओके। सो इस तरीके का डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। फर्स्ट इनिशियल केसेस में आपके पास कुछ सर्वे वगैरह के फॉर्म्स आएंगे। सो ट्राई टू फिल दैट फॉर्म्स। ठीक है, एक बार आपने सर्वे फॉर्म कंप्लीट कर देना है, तभी भी आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली कहाँ पे आओगे, इस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आप आना। शायद आपको दिख रहा होगा, आपको ये सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे सबसे पहले आप आओगे डेटाबेस एक्सेस एंड नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम टू नेटवर्क एक्सेस। जब आप इस नेटवर्क एक्सेस पे आते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी आईपी एड्रेस शो होगी। ठीक है, जिस आईपी एड्रेस से आपने कनेक्ट की होगी। आपको वो आईपी एड्रेस को क्या करना है, डिलीट कर देना है। सपोज करते हैं आपकी जो भी आईपी एड्रेस होगी 192.168 डॉट समथिंग करके जो भी आएगा, उस आईपी एड्रेस को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक। ये जो आपको यहाँ पे टैब दिखाई दे रहा है, इस टैब पे आपको क्लिक करना है, दैट इज ऐड आईपी एड्रेस। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे आईपी एड्रेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डालना है 0.0.0.0। दैट मीन्स आपको 4 टाइम्स 0 एंटर करना है, फिर स्लैश, देन अगेन यू हैव टू एंटर 0। कमेंट्स में आपको लिखना है व्हाइट लिस्ट। ओके, कमेंट में आप यहाँ पे डाल देना व्हाइट लिस्ट। वंस यू हैव डन दिस देन कंफर्म इट। ठीक है, आपको इसको कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो आपका कुछ मेरे जैसा यहाँ पर इस तरह से जो आपका नेटवर्क है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको क्यों करना है इसका मतलब समझ लेते हैं। तो जब आप MongoDB पे कनेक्ट करते हो, सो MongoDB नीड्स एन इंटरनेट एक्सेस, या फिर आप ये कह सकते हो एक आईपी की इसको जरूरत पड़ती है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की इसको जरूरत पड़ती है। वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सेस हो सकता है कि आपका जो पर्टिकुलर सर्वर जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, जिस वाईफाई के साथ आप कनेक्टेड हो, वो आईपी एड्रेस हो सकती है, आपके राउटर का आईपी एड्रेस हो सकता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम का आईपी एड्रेस हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर इंटरनेट सोर्स जहां से वो उसको इंटरनेट मिल रही है, वो उसको आईपी एड्रेस कंसीडर करता है। अब आप इसमें अगर वही रख के चलते हो, तो अगर आपने अपना सिस्टम किसी दूसरे, सपोज करते हैं किसी दूसरे आईपी एड्रेस से कनेक्ट किया या दूसरे इंटरनेट सोर्स से कनेक्ट किया, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपका जो ये कंप्लीट डेटाबेस है ये काम नहीं कर रहा होगा, बिकॉज आपने जो आईपी एड्रेस सेट की होगी इसमें, वो आपका जो पहला राउटर है उसकी आईपी एड्रेस इसमें सेट किया हुआ है। अभी हमने क्या किया, 0.0.0 कर दिया। अब ये 0.0.0 करने से क्या होता है कि ये किसी भी आईपी एड्रेस पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जनरली जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, सो ड्यूरिंग दैट वो कंपनी की खुद की आईपी एड्रेस होती है। जैसे ही आप उस आईपी एड्रेस को डालते हो तो आपका MongoDB जो है उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए ही वर्क कर रही होती है। उस आईपी एड्रेस की जो रीजन है, या जो आपने एरिया कह सकते हो, उस एरिया तक में ही वो काम कर रहा होगा। जैसे ही आप उस एरिया से बाहर आ जाओगे या उसकी कनेक्टिविटी से आप बाहर जाओगे, तो आपका MongoDB डेटाबेस जो है वो उसमें कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये रही आपकी नेटवर्क एक्सेस की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटाबेस एक्सेस की। ठीक है, अब डेटाबेस में आकर के आपको क्या करना है, ऐड न्यू डेटाबेस यूजर जो है इसको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू डेटाबेस यूजर पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर यूजर नेम डालना है। ठीक है, देन आफ्टर आपको यहाँ पे यूजर का पासवर्ड डालना है। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा ऐड बिल्ट इन रोल। ठीक है, अब आपको बिल्ट इन रोल पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड बिल्ट इन रोल पे क्लिक करके आपको अपने यूजर को एटलस एडमिन बनाना है।
अब ये एटलस एडमिन क्या होता है, इसके लिए 2 मिनट लेते हैं। एटलस एडमिन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट जो भी ऑप्शन है वो सारे आप क्या करते हो, अपने यूजर को प्रोवाइड कर देते हो। सो आपका जो पर्टिकुलर यूजर है वो एडमिन बन करके आता है। एडमिन वो होता है जो सब कुछ अपने कंट्रोल में रख सकता है। वहीं पर अगर आप उसको सिर्फ रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस देते हो तो सिर्फ इससे वो रीड एंड राइट कर पाएगा। वो किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट अगर करना चाहेगा तो उसके पास उसके एक्सेस नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है ओनली रीड एनी डेटाबेस। सो रीड एनी डेटाबेस का मतलब है कि अगर आपने इसे सिर्फ रीड के ऑप्शंस दे रखे, दैट मींस जो भी आपका यूजर है वो यूजर का जो पर्टिकुलर कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट तक में ही है, ना तो वो डॉक्यूमेंट में कुछ राइट कर सकेगा, मतलब वो अपडेट नहीं कर सकेगा। एंड सेकेंडली वो किसी भी डॉक्यूमेंट से डेटा को क्या नहीं कर सकेगा, डिलीट नहीं कर सकेगा। ठीक है। सो यहाँ पर हो जाता है रीड एंड ओनली डेटाबेस। ये हो गया आपके पास रीड एंड राइट। और एटलस एडमिन का मतलब है कि आप उसको फुल कंट्रोल देते हो जिससे वो सारे के सारे कंप्लीट काम कर सके। वहीं पर ये होता है टेम्पररी यूजर। टेम्पररी यूजर का मतलब ये होता है दिस यूजर इज अ टेम्पररी एंड विल बी डिलीटेड आफ्टर योर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ वर्क आवर्स। सपोज करते हैं कि आपने अपना डेटाबेस किसी को फॉर द सेक ऑफ टाइम देना है। वो टाइम 6 आवर्स हो सकती है, वो टाइम 1 डे हो सकता है, या वो टाइम 1 वीक हो सकता है। तो अगर आप इसको ओपन कर देते हो तो यहाँ पे आपका मिनिमम जो टाइम है वो 6 आवर्स का है, या मैक्सिमम अगर आप बात करें तो 1 वीक का है। सो आपका डेटाबेस का जो यूजर है वो 6 घंटे से लेकर के 1 हफ्ते तक का काम कर सकेगा। सो ड्यूरिंग फ्रीलांसिंग टाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभार जो क्लाइंट्स है वो आपको खुद ही डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर दैट टाइम या फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम वो उस डेटाबेस की एक्सेस आपको देते हैं। ठीक है। या अगर आपके डेटाबेसेस में कुछ भी दिक्कतें आती है सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी कलीग डेटा, जो भी आपके जो कलीग्स है जो डेटाबेस पे काम करते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, आपकी डेटाबेस की एक्सेस फॉर द लिमिटेड टाइम के लिए आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना है, अब हमें यहाँ पे एटलस एडमिन सेलेक्ट करनी है, जिससे कारण से हम क्या करेंगे, सारे के सारे यूजर जो है उसको हम पूरी एक्सेस देना चाहते हैं। दैट मींस द फुल कंट्रोल हम इसे प्रोवाइड करना चाहेंगे। यहाँ पर जो ये न्यू यूजर है इसमें आप अपना यूजर आईडी दे देना, और पासवर्ड फिलहाल के लिए आप उतना कॉम्प्लेक्स मत रखना क्योंकि आपको हर वक्त पासवर्ड की नीड रहेगी। सो फॉर द टाइम पीरियड आप ये पासवर्ड ऐसा रख सकते हो जैसे कि admin123 या यूजर123 या आपका नाम 123, क्योंकि यहाँ पर आप लर्निंग कर रहे हो। जब आप डेवलपमेंट फेज पे जाओगे तो वहां पर डेवलपमेंट या जो कंपनी का नाम है उसके रिगार्डिंग जो भी पासवर्ड वो जनरेट करवाना चाहते हैं वो पासवर्ड रख सकते हैं, या फिर आप ये ऑटो जनरेटेड सिक्योर पासवर्ड पर क्लिक करके आप वो पासवर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आपको ऐड यूजर करना है। वंस यू विल ऐड द यूजर तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो पर्टिकुलर यूजर है वो यहाँ पे आकर के आपको दिख जाएगा। आई होप दैट कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने अभी तक क्या किया है। सो यहाँ तक अभी अगर हम एक बार दोबारा से डिस्कस करें तो हमने एक्चुअल में क्या किया है, मोंगोडीबी के एटलस पे क्लिक किया है। इससे हमें एक डेटाबेस ओपन हुआ था, या हम ये कह सकते हैं कि हमें एक डैशबोर्ड ओपन हुआ था। उस डैशबोर्ड के हमने किस पे क्लिक किया था, उस डैशबोर्ड का हमने नेटवर्क एक्सेस पे क्लिक किया था। नेटवर्क एक्सेस पे क्लिक करके हमने जो राउट है या आईपी एड्रेस है वो हमने थ्रू आउट द नेटवर्क कनेक्टिविटी दे दी। दैट मीन 0.0.0 हमने दे दिया। वहीं पर जो डेटाबेस एक्सेस है उसको हमने क्या किया, एक नया यूजर हमने यहाँ पर उसको फ्रेम करके दिया कि किस तरह से आपको एक नया यूजर बना। अब इस तरह से जैसे कि आपको यूजर्स मिल चुके हैं, अब आप चाहो तो यूजर्स के रोल्स वगैरह जो है उसको यहाँ पे सेट कर सकते हो, ऐड अ न्यू कस्टम रोल। अगर आप कोई नया रोल अगर क्रिएट करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे रोल्स बना सकते हो। अभी हमें यहाँ पे यूजर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हम तो यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से डेटाबेस पर काम किया जाता है, किस तरह से आपको मोंगोडीबी के साथ जो है आगे प्रोसीड करना रहेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे डेटाबेस पे वापस आते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे डेटाबेस पे जैसे ही आप आओगे, सो डेटाबेस में आते ही आपको यहाँ पर फर्स्ट जो चीज मिलेगी वो ये डिप्लॉयमेंट है। ठीक है। अब डिप्लॉयमेंट का फेज आपको डेटाबेस एक्सेस से भी मिल सकती है। डेटाबेस एक्सेस में जब आप यहाँ पर एडिट वगैरह कर सकते हो, मैं आपको एडिट वगैरह में बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो डेटाबेस है मेरा, ये AWS का IAM प्रोटोकॉल्स पे चल रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको खुद से एक बार बनानी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। तो आपको AWS क्लिक कर लेना है और फ्री टायर जो है उसका वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अब AWS इसमें क्या रोल पार्टिसिपेट कर रहा है उसको एक बार के लिए समझते हैं कि जो हमारा MongoDB है जो ये डेटाबेस लेकर के बैठा हुआ है, ये डेटाबेस बेसिकली जहां अपलोड हो रही है क्लाउड पे ये डेटाबेस चल रही है। सो ये डेटाबेस जहां अपलोड हो रही है मतलब MongoDB ने किसी तरह से टायर अप किया है गूगल के साथ, Amazon के साथ,
या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के साथ, ठीक है। तो वो हमें क्या देता है, वो हमें क्लाउड प्रोवाइड करता है, मतलब क्लाउड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो हमने क्या किया है, हमारी जो पूरी डेटाबेस है इसको उठा करके किसी क्लाउड में जा करके डिप्लॉय कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सर्वर है, जो बेसिकली जो आपका मोंगोडीबी जो है, वो कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपने उसको एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम पे रखा है जो ग्लोबली किसी को भी एक्सेस हो सकती है विद सम हैश कीज, ठीक है। सो एसएसएच कीज हो सकती है, या फिर वो कोई पर्टिकुलर पासवर्ड हो सकता है, उस पासवर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको ग्लोबली कहीं से भी कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए आपने क्या किया है, उसको कहीं ना कहीं डिप्लॉय किया है। तो जहां पे आपने उसे डिप्लॉय किया है वो बेसिकली Amazon का AWS है, जहां पे हमने उसे डिप्लॉय किया है। और जो ये रोल फिक्सिंग वाली बातें हो जाती है, ये Amazon का IAM प्रोटोकॉल्स है, जहां पे ये चीजें काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं। यहाँ पे जो आपको डिप्लॉयमेंट दिख रहा है, इस डिप्लॉयमेंट में आकर के आपको डेटाबेस में क्लिक करना है। वंस यू विल क्लिक इन डेटाबेस, तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि ये क्लस्टर जीरो लिखा है, ये कनेक्ट लिखा है, ये व्यू मॉनिटरिंग लिखा है, ये ब्राउजर कलेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं नीचे की बात करूं, तो नीचे के टैब में हमें दिख रहा है वर्जन, रीजन, क्लस्टर, टाइप, बैकअप, ठीक है, लिंक्ड अदर एप्स या लिंक्ड सर्विसेज, एटलस सीक्वल, एटलस सर्च, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये कह रहा है कि मेरा जो डेटाबेस है वो फिलहाल के लिए AWS के एन वर्जीनिया वाला जो जगह है, वहां पर ये डिप्लॉय होके रखा हुआ है, ठीक है, या ये वहां से कनेक्टेड है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक नया ऐड टैग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं की और वैल्यू दे करके मैं अपने डेटाबेस को कहीं और भी कनेक्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री एंड शेयर्ड वाला वर्जन जो है हम ये यूज कर रहे हैं। क्लस्टर जीरो का मतलब ये है कि अगर आप इससे ज्यादा जितने भी डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट करवाना चाहते हो, सो उतना ज्यादा डेटाबेस आप यहाँ पे बना सकते हो फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स का यूज करके आप यहाँ पे उन चीजों को करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये कनेक्ट वाला ऑप्शन है, ये कनेक्ट वाला ऑप्शन हमको तब यूज करने को मिलता है, या हम तब इसका यूज कर रहे होते हैं जब हम हमारे जो MongoDB डेटाबेस है उसे किसी और जगह पे भी यूज करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मर्न स्टैक की प्रोजेक्ट बना रहे हो, सो ड्यूरिंग दैट मर्न स्टैक का प्रोजेक्ट आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसके शेल कमांड्स उठा सकते हो, आप इसके कंपास के कमांड्स उठा सकते हो। अगर आपको MongoDB सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए करनी है, डेटाबेस को सीखने के लिए या डेटाबेस से रिलेटेड सारे क्वेरीज को हैंडल करने के लिए, और आप इसको VS कोड में चलाना चाहते हो, सो आप MongoDB फॉर VS कोड यूज कर सकते हो। वहीं पर अगर मान लो कि आप एक जावा का प्रोजेक्ट बना रहे हो, और उस जावा के प्रोजेक्ट में आपने जो डेटाबेस यूज करना है वो MongoDB का है, सो अगेन आप क्या कर सकते हो, कंपास वाले में क्लिक कर सकते हो, और यहाँ से आपको जो है कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी, जिस कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज करके आप अपने डेटाबेस को उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करवा सकते हो। सो ये पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ कनेक्ट हो जाएगी। वहीं पर अगर आप इसे शेल पे यूज करना चाहोगे, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस शेल कमांड जो है इसको क्लिक करना है, ठीक है। अब इन्हें यूज करने के लिए हमें कुछ चीजें हैं जो डाउनलोड करना पड़ता है। अब डाउनलोड्स के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि MongoDB रजिस्टर नाम से आपको मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे जाना MongoDB डाउनलोड्स, MongoDB डाउनलोड, ठीक है। अब MongoDB डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। MongoDB डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको जो मिलेगा वो है डाउनलोड MongoDB कम्युनिटी सर्वर, ठीक है। जो फर्स्ट लिंक आपको मिलेगी वो होगी डाउनलोड MongoDB कम्युनिटी सर्वर। अब इस पे जब आप क्लिक करते हो, तो इससे क्या होगा, MongoDB जो है ये अपने आपको एक कम्युनिटी सर्वर प्रोवाइड करता है, जिसे आप उसको किसी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक एक्सेस करके मैं इसको डेटाबेस में यहाँ पर ये ब्राउज़र में, तो डेटाबेस में ही इसको मैनेज कर सकता हूँ। वहीं अगर आपकी मैसेज अपने सर्वर, तो इन दैट केस कुछ चीजें डाउनलोड करने की वो चीजें होंगी उसे ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है टूल से क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पे टूल से क्लिक करो, जैसे आप टूल से क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। दिस वीक नेटवर्क हैंग ट्राई करें। यहाँ पे लिखा हुआ है MongoDB फ्री, सबसे पहले जो आपको MongoDB शेल डाउनलोड, ठीक है। तो ये MongoDB शेल डाउनलोड करने के लिए यहाँ इधर आप जिप में डाउनलोड कर सकते हो, आप जिप डाउनलोड कर सकते हो, या आप इसे MSI में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसे MSI में डाउनलोड किया है तो ये आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर आपने जिप में डाउनलोड की है, तो फिर ये आपको अपने सी ड्राइव में जाकर के मैनुअली जो है उसको सेटअप करना रहेगा। सो माय रिकमेंडेशन इज कि आप इसे MSI में डाउनलोड करो, और जब आप इसे MSI में डाउनलोड करोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली सब कुछ सेटअप रहेगी, ठीक है। जस्ट आपको उसको इंस्टॉल करना रहेगा। सो फर्स्ट आपने
कर सकते हैं। अब ये कंपास क्या है, तो जैसे आपने शायद सुना होगा लिनक्स एनवायरनमेंट एंड विंडोज एनवायरनमेंट, राइट। सो लिनक्स क्या होती है, लिनक्स वो एनवायरनमेंट होती है जहाँ पे आप शेल कमांड्स लिख रहे होते हो, मतलब आप टर्मिनल पे जो है अपने कोड्स लिख रहे होते हो। सो अगर आपको टर्मिनल से एक्सेस करना है मोंगोडीबी को, तो फॉर दैट केस हम मोंगोडीबी शेल डाउनलोड करते हैं। वहीं पर अगर मैं मोंगोडीबी का जीयूआई वर्जन देखना चाहता हूँ, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं ऑन बटन क्लिक्स या ऑन आप कह सकते हो कि एक इंटरफेस के थ्रू अगर मैं मोंगोडीबी को एक्सेस करना चाहूंगा, सो दैट MongoDB access can be possible only using MongoDB Compass डाउनलोड करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे MongoDB Compass को डाउनलोड करेंगे और इसे भी हम exe में ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमें ऑलरेडी exe मिल चुका है, हम यहाँ पे exe में इसे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने डाउनलोड कर ली। अब इसके बाद आगे आपको मूव कर जाना है। ठीक है, और अगर आपने ये दो चीज डाउनलोड किए तो आपका मेनली काम हो जाएगा। और चाहो तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज MongoDB कमांड लाइन डेटाबेस डाउनलोड टूल्स। ठीक है, एक ये डाउनलोड कर लेना, एक और देख लेता हूँ मैं। ठीक है, एक आप ये चीज डाउनलोड करोगे, दैट इज MongoDB कमांड लाइन डेटाबेस टूल्स। अब MongoDB कमांड लाइन डेटाबेस टूल्स क्या है, जो शेल है वो हमें टर्मिनल प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पर कमांड लाइन डेटाबेस टूल्स का मतलब ये हो जाएगा कि हम उन शेल पे जो कमांड्स लिख रहे होंगे वो हम MongoDB के कमांड लाइन टूल से लिख रहे होंगे। सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका MongoDB कमांड लाइन डेटाबेस टूल्स को डाउनलोड करना। ठीक है, अब इसके बाद लेट मी सी, अगर कुछ अगर डाउनलोड करना है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एक और जो चीज है वो है MongoDB Atlas CLI डाउनलोड। अगर आप चाहो तो MongoDB Atlas, जो ये हमारे पास Atlas है, इसका हमें क्या कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, जो आपकी Atlas है उसको एक्सेस कर सकते हो। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आप इसे डाउनलोड करना चाहोगे। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, बाकी रेस्ट जो है वो हम किसी भी तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स या जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो उनकी एक मेंटालिटी रहती है कि हम इन्हें क्यों डाउनलोड कर रहे हैं। सो सीधी सीधी चीज है कि हम डेटाबेस में डायरेक्टली घुस के कभी डेटाबेस को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, उन्हें हम मैनिपुलेट करते हैं ईदर यूजिंग हमारे किसी कमांड लाइन इंटरफेस से, या हम उन्हें मैनिपुलेट करते हैं यूजिंग किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड तरीके से हम उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब वहीं पर जो हमारा शेल है वो एक कमांड लाइन इंटरफेस है, वहीं पर जो हमारा MongoDB का जो कंपास है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक थर्ड पार्टी रेफरेंस रहेगा जीयूआई के वर्जन में। सो आप चाहो तो इन दोनों में से कोई भी एक क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा यहाँ पे आपको क्या क्या डाउनलोड करना है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, सो मैं आपको आगे की चीजें बताना स्टार्ट करता हूँ कि आगे आपको क्या करना रहेगा। तो देखिए, हम इसमें वापस आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये कनेक्ट बटन लिखा हुआ है। सो जब आप इस कनेक्ट बटन पे क्लिक करोगे, इस कनेक्ट बटन पे क्लिक करने से आपको कंपास मिलेगा, आपको शेल मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट विद द शेल। तो जब मैं इस शेल पे क्लिक करूंगा, जब मैं शेल के स्ट्रिंग पे क्लिक करूंगा, तो मेरे को ये क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे जाना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, सो राइट CMD। CMD करने से क्या हो जाएगा कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता हुआ दिखेगा। अब आपको जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है, उस कमांड प्रॉम्प्ट में आपको क्या करना है, आपने जो स्ट्रिंग कॉपी की है उसे यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको एंटर क्लिक करना है। वंस यू हैव क्लिक एंटर, आपको मिलेगा एंटर पासवर्ड। तो यहाँ पे आप अपना जो पासवर्ड आपने सेट किया था जब आप यूजर बना रहे थे, तो वो पासवर्ड आकर के आप यहाँ पे क्या कर देना, पुट कर देना। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि अब आपका जो MongoDB है उसे आप अपने इस शेल के थ्रू क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यानी अब इस एक्सेस करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स होंगे, वो कमांड्स को हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे एक एक करके। और ये कमांड से हम क्या कर सकेंगे, हमारा जो यहाँ पर MongoDB ओपन किया हुआ था, ये MongoDB को अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन हम इसे समझते हैं कि बेसिकली हम क्या एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें जाना पड़ेगा ब्राउज कलेक्शंस के अंदर। सो जैसे ही आप ब्राउज कलेक्शंस के अंदर जाओगे, ये आपको बहुत सारे कलेक्शंस दिखाएगा। अब क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके पास वो सारे कलेक्शंस नहीं होंगे जो कलेक्शंस मेरे पास बने हुए हैं। ठीक है, अब एक एक करके चीजों को समझते हैं कि कलेक्शंस क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होती है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, गौर कीजिएगा।
यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि सर यहाँ पर ये हेक्सा शॉप लिखा हुआ है और उसके अंदर में कुछ गूगल यूजर्स लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं एंड यूजर्स लिखे हुए हैं। वहीं पर अगर मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा, सो प्रोडक्ट्स में मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है एंड सर यूजर लिखा हुआ है। वहीं पर अगर मैं सर बुक स्टोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ बुक लिखा हुआ है। डॉक्टर ऐप पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें अपॉइंटमेंट्स, डॉक्टर्स एंड यूजर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं ई कॉमर्स में क्लिक करता हूँ तो ये ऑर्डर्स एंड यूजर्स है। सही, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर में कुछ सब फोल्डर्स है। एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर में कुछ सब फोल्डर्स है, राइट। सो कुछ इसी तरीके का काम है हमारा इस पूरे सेटअप का। ये जो पैरेंट फोल्डर है हेक्साशॉप, इसे कहा जाएगा डेटाबेस, ठीक है। ये डेटाबेस कैसे बनता है, आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप क्रिएट डेटाबेस करके डेटाबेस का नाम डालना है आपको, कलेक्शन का नाम डालना है और फिर आपको अपने प्रेफरेंसेस डालनी है कि आपने किस तरीके का कलेक्शन बनाना है। अगर आप नहीं डालते तो ये ऑटोमेटिकली उसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह ही ट्रीट करेगा। अब यहाँ से एक स्टेप पीछे आते हैं कि हमने क्या समझा। सर, हमने ये समझा कि हमारे पास यहाँ पे हेक्सा शॉप जो लिखी हुई है ये कहीं ना कहीं फोल्डर नेम है। इस फोल्डर के अंदर में कुछ सब फोल्डर्स बने हुए हैं, वो गूगल यूजर है, वो प्रोडक्ट है, वो यूजर्स है। तो ये जो हेक्सा शॉप है इसे कहा जाता है डेटाबेस नेम, ठीक है। जो पैरेंट फोल्डर होगी उस पैरेंट फोल्डर को डेटाबेस नेम कहा जाता है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि एक ऐसा फोल्डर आप क्रिएट कर रहे हो, उस फोल्डर के अंदर में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी फोल्डर। सो एम्प्टी फोल्डर जो है वो क्रिएट नहीं होगा कहाँ पे, मोंगोडीबी के, आपके जो मोंगोडीबी है उस मोंगोडीबी के अंदर में आप एम्प्टी फोल्डर्स क्रिएट नहीं कर सकते। दैट मींस आप एक एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपके डेटाबेस में कम से कम एक फाइल होनी ही चाहिए। दैट मींस एक सब फोल्डर होना ही चाहिए। एक पैरेंट फोल्डर को क्रिएट करने के लिए उसके अंदर में एक सब फोल्डर तो होना ही चाहिए। एम आई मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट? कि बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास एक पैरेंट फोल्डर है, उस पैरेंट फोल्डर को आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब उस पैरेंट फोल्डर का एक सब फोल्डर होगा, ठीक है। अगर पैरेंट फोल्डर का सब फोल्डर ही नहीं है तो आप ऐसे फोल्डर्स नहीं बना सकते, आप ऐसा पैरेंट फोल्डर नहीं बना सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हेक्सा शॉप है तो मेरे पास उसमें कम से कम या तो यूजर रहेगा, या तो प्रोडक्ट्स रहेगा, या तो गूगल यूजर्स रहेगा, ठीक है। एक बार और समझते, अगर मेरे पास हेक्सा शॉप है तो उस हेक्सा शॉप के अंदर में या तो मेरे पास गूगल यूजर रहेगा, या तो प्रोडक्ट रहेगा, या तो यूजर रहेगा। इन तीनों में से कम किसी एक का रहना बहुत जरूरी है। समझ में आया? यानी पैरेंट फोल्डर जो है वो डेटाबेस नेम है, उसके अंदर जो सब फोल्डर है उसे कहा जाएगा कलेक्शन। उसे क्या कहा जाएगा? कलेक्शन कहा जाएगा। वंस मोर सर, जो पैरेंट फोल्डर है वो तभी क्रिएट हो पाएगा जब उसके अंदर में एक सब फोल्डर जो है वो एग्जिस्ट करता हो। अगर सब फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है तो पैरेंट फोल्डर है ना कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो पैरेंट फोल्डर के एग्जिस्टेंस के लिए सब फोल्डर का एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सब फोल्डर को कलेक्शंस कहा जाता है, पैरेंट फोल्डर को डेटाबेस कहा जाता है। ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, पैरेंट n नंबर ऑफ सब फोल्डर्स हो सकते हैं। हर एक सब फोल्डर अपने आप में कलेक्शंस है। जैसे यूजर अपने आप में कलेक्शन है, प्रोडक्ट अपने आप में कलेक्शन है और गूगल यूजर्स अपने आप में कलेक्शन है, ठीक है। जो भी फोल्डर्स आप बनाते हो, जो भी फोल्डर्स आपने बनाना सीखा होगा अभी तक, जब आप कंप्यूटर सिस्टम पे आए हो तो कम से कम आपको इतना तो है कि मुझे फोल्डर बनाना आता है। अब फोल्डर नेम क्या है? फोल्डर नेम डेटाबेस नेम है। उस फोल्डर के अंदर अगर मैंने कोई सब फोल्डर बनाया तो वो सब फोल्डर मेरे लिए क्या हो जाएगा? कलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? विदाउट दैट पर्टिकुलर सब फोल्डर आप कभी भी पैरेंट फोल्डर नहीं बना सकते, इतनी सी चीज है। तो जब आप यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करते हो, ये डेटाबेस का नाम आपको यहाँ पे देना है कि आप जो भी डेटाबेस का नाम हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट एक डेटाबेस का नाम हो सकता है, अमेज़न एक डेटाबेस का नाम हो सकता है। सो जनरली जो कंपनी नेम्स होती है, जिस नाम पे कंपनी काम कर रही है, सपोज करते आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका नाम XYZ है, तो आपके लिए जो XYZ है वो बेसिकली कंपनी का नेम है। सो योर डेटाबेस नेम विल बी XYZ। वहीं पर जो कलेक्शन नेम होगा वो उसका पहला सब फोल्डर होगा। अब मान लेते हैं कि आपकी कंपनी XYZ नाम से है, वो XYZ कंपनी एक ई कॉमर्स कंपनी है। सो उसके लिए जो पहला सब फोल्डर बनना चाहिए वो यूजर्स नाम से बनना चाहिए, ठीक है। तो पहला कलेक्शन जो है वो यूजर नाम से बनेगा, दूसरा हो सकता है प्रोडक्ट्स नाम से बने, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। तीसरा हो सकता है कि वो ऑर्डर स्टोर करे, तो ऑर्डर नाम से कलेक्शन बनेगा।
ऐसे ही आपको n नंबर ऑफ कलेक्शंस जो है यहाँ पे बनाने हैं एंड यू हैव टू क्रिएट इट। तो ये हम डेटाबेस कहाँ से कर सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस लिख करके और उसके अंदर कलेक्शन नेम डाल करके हम कर सकते हैं, राइट। तो ये तरीका नंबर 1 है, एक पहला तरीका है। दूसरा क्या तरीका है सर, दूसरा तरीका ये है कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया है, मोंगो एसएच या मोंगो शेल जो है इसको आपने कनेक्ट किया है और आपने CLI टूल्स जो है वो आपने डाउनलोड की थी, अगर आपको थोड़ा सा पहले याद हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के अगर आप देखो तो एटलस आपसे कनेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पे कुछ टेस्ट लिखा हुआ है। अब ये टेस्ट क्या है, और ये कुछ कुछ हमें वैसा ही लग रहा है जैसा हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या यूज करते हैं, कमांड लाइंस यूज करते हैं, तो कुछ वैसा ही लग रहा है। लेकिन जब हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं तो यहाँ पे सर /C ड्राइव लिखा हुआ रहता था। /C ड्राइव का मतलब ये होता था कि वो जो C ड्राइव है वो पहला ड्राइव है या वो रूट फोल्डर है जहां से सारे काम चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ये टेस्ट लिखा हुआ है, तो ये टेस्ट बेसिकली एक रूट फोल्डर है, ठीक है। ये एक टेम्पररी रूट फोल्डर है। इसके अंदर अगर आप कलेक्शंस देखना चाहोगे तो आपको लिखना पड़ेगा शो कलेक्शंस, ठीक है। कलेक्शंस का मतलब क्या हो जाता है सर, फोल्डर का मतलब ये था कि डेटाबेस का नाम, करेक्ट। तो यहाँ पे जो टेस्ट है वो बेसिकली डेटाबेस का नाम है, लेकिन ये कैसा डेटाबेस है, ये टेम्पररी डेटाबेस है, ठीक है। क्या इस टेम्पररी डेटाबेस के अंदर कोई फाइल्स एग्जिस्ट करती है, फाइल्स मतलब क्या था सर, या सब फोल्डर मतलब क्या था सर, सब फोल्डर का मतलब था कलेक्शंस। तो क्या इस टेस्ट नाम के डेटाबेस के अंदर कोई कलेक्शन एग्जिस्ट करती है, टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर क्या कोई सब फोल्डर एग्जिस्ट करता है। तो अगर मुझे वो चेक करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा शो कलेक्शंस एंड वंस आई प्रेस एंटर, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टेस्ट के अंदर में यूजर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। टेस्ट के अंदर में यूजर्स नाम का जो सब फोल्डर है वो एग्जिस्ट करता है। आपको शायद नहीं दिखेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, और जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो टेस्ट नाम के अंदर में कोई भी सब फोल्डर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई होप दैट कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि टेस्ट मतलब क्या हो गया। टेस्ट मतलब मेरा पैरेंट फोल्डर का नाम है, यानी कि वही मेरा क्या है, डेटाबेस का नाम है। क्या उस डेटाबेस के अंदर में कोई सब फोल्डर एग्जिस्ट करता है, सब फोल्डर का मतलब क्या हो गया, क्या कोई कलेक्शन एग्जिस्ट करता है। सो अगर कोई कलेक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा सो मैं क्या करूंगा, शो कलेक्शंस लिखूंगा। तो जैसे ही मैंने शो कलेक्शंस लिखा तो वहां पे क्या प्रेजेंट होकर आया, यूजर्स प्रेजेंट होकर के आया है, ठीक है। क्या मैं इसको सर यहाँ से देख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाओ तो ये देखो टेस्ट, टेस्ट वो फोल्डर है। क्या उसके अंदर कोई सब फोल्डर एग्जिस्ट करता है, हाँ सर, उसके अंदर जो सब फोल्डर एग्जिस्ट करता है उसका नाम सर यूजर्स है, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक, ओके। सो यहाँ पे जो यूजर है वो सब फोल्डर का नाम है, यानी यूजर ही अपने आप में क्या है, कलेक्शन है। क्लियर हुआ। अब अगर सर मुझे ये देखना है कि इसके अंदर कितने सारे और डेटाबेसेस है, तो अगर मैं कमांड से देखना चाहूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सर मुझे तो यहाँ से दिख ही रहा है कि बेसिकली जो हेक्सा शॉप है वो एक फोल्डर है, प्रोडक्ट एक फोल्डर है, बुक स्टोर एक फोल्डर है, डॉक्टर ऐप एक फोल्डर है, ई कॉमर्स फोल्डर है। तो क्या मैं सर इसको यहाँ पर कमांड्स के थ्रू देख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल देख सकते हो। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा शो डीबीएस। शो डीबीएस का मतलब होता है शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो सर मैं ऑलरेडी एक फोल्डर के अंदर खड़ा हूं, उसका नाम है टेस्ट। अगर मैंने शो डीबीएस किया तो कैसे करके मैं बाहर की चीजों को एक्सेस कर पा रहा हूं सर। तो ऐसा है कि ये जो टेस्ट है ये टेम्पररी रूट फोल्डर है, ठीक है। ये एक टेम्पररी रूट फोल्डर है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये आपको बाहर के जितने भी फोल्डर्स क्रिएटेड है उन सभी को ये दिखाएगा। सर आपने यहाँ पे टेस्ट लिखा है और मेरे पास भी टेस्ट लिखी हुई है, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे अगर ये, तो आपके पास भी एक टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। जब आपने शो डीबीएस किया तो आपको शायद एडमिन दिखाई दिया होगा, लोकल दिखाई दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ और दिखाई दे रहे होंगे। तो सर ये जो मेरा टेस्ट है और जो आपका टेस्ट है उसमें अलग क्या है सर, डिफरेंस ये है कि टेस्ट नाम से जो फर्स्ट टाइम फोल्डर क्रिएट होती है वो अपने आप में एक टेम्पररी डेटाबेस का नाम है, ठीक है। अब आपने जब शो डीबीएस लिखा तो आपको वो सारे डेटाबेसेस दिखना स्टार्ट हुए जो बेसिकली आपने बनाई होगी या पहले से जो डेटाबेसेस मिल रही होगी। सो एडमिन एंड लोकल वो दो डेटाबेस है जो हमें पहले से क्या होती है, मिल रही है। लोकल कितना लेकर के बैठा है, 38.13 गीगाबाइट लेकर के बैठा है। वहीं पर जो आपका GIB लिखा हुआ है, सो आई थिंक्स ये मेजरमेंट उसी तरह से मैं इसको गीगाबाइट लेकर के चल रहा हूँ। एडमिन जो है उसने 288 किलोबाइट लेकर के बैठा। तो जब आप एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हो आपने ये देखा होगा कि सी ड्राइव में कुछ फाइल्स पहले से पड़ी हुई रहती है। सो क्या आप वो फाइल्स बनाते हो, नहीं, वो फाइल्स पहले से पड़ी हुई रहती है। सिमिलरली लोकल एंड एडमिन वो बेसिकली डेटाबेस के फोल्डर्स है जो पहले से क्रिएटेड है, जिसे हमने नहीं क्रिएट किया। अगर मैं कोई नया फोल्डर क्रिएट करना चाहूंगा कंप्यूटर सिस्टम में तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है।
यही काम आप यहाँ पर अगर करना चाहोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि आप एक नया डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर सको। हेक्सा शॉप, प्रोडक्ट, बुक स्टोर, डॉक्टर ऐप, ये सारे अपने आप में क्या है, फोल्डर के नेम है। बेसिकली यही क्या है, हमारे डेटाबेस का नेम है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर अगर मैं एक डेटाबेस बनाना चाहूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा यूज और डेटाबेस का नाम। अब डेटाबेस का नाम यहाँ पे जो पहले से लिखे हुए हैं, जैसे कि एक्सा शॉप, प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो ये पहले से लिखे हुए हैं। मैं इसमें आपको अमेजन बना करके दिखाता हूँ। सो AMAZON। सो ये अमेजन नाम का जो फोल्डर है, ये मैं खुद से बनाना चाहता हूँ। तो मैं अभी कहाँ पे स्विच कर गया, मैं अमेजन नाम के फोल्डर के अंदर स्विच कर गया। मतलब मैं अमेजन नाम की डेटाबेस के अंदर क्या हो गया, स्विच कर गया हूँ। तो सर क्या मैं स्विच सच में कर चुका हूँ? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आप डेटाबेस को तब तक नहीं क्रिएट कर सकते जब तक उसके अंदर में कोई सब फोल्डर ना हो, यानी कि कोई कलेक्शन ना हो। तो क्या ये डेटाबेस एग्जिस्ट करती है? तो नहीं, ये डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बस टेम्पररी डेटाबेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ शो डीबीएस करके, तो आपको यहाँ पर कहीं भी अमेजन लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अमेजन अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये अमेजन अभी टेम्पररी है। तो कब एग्जिस्ट करेगी सर? ये तब एग्जिस्ट करेगी जब आप यहाँ पे एक पहला कलेक्शन जो है बनाओगे। कलेक्शन का मतलब क्या होता है सर? कलेक्शन का मतलब इसके अंदर एक पहला सब फोल्डर बनाओगे। मतलब अमेजन फोल्डर के अंदर में अगर आप पहला सब फोल्डर बनाते हो, तभी आपको अमेजन जो है दिखाई देने वाला है। अदरवाइज अमेजन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। अमेजन एक टेम्पररी डेटाबेस है यहाँ पे। ठीक है, करते हैं आगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि अगर आपको यहाँ पे कलेक्शंस बनाने होंगे तो आप किस तरह से कलेक्शंस को बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेटाबेस का जो नाम है वो यहाँ पे लिखना है। सो आपको लिखना है डीबी। ठीक है, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। डेटाबेस को आप ये कह रहे हो कि कलेक्शन लिखिए, सो क्रिएट कलेक्शन। और यहाँ पे आप कलेक्शन का नाम दोगे। अब अमेजन का कौन सा कलेक्शन हम बनाना चाहते हैं, अब मान लेते हैं अमेजन का मैं यूजर्स कलेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो यूजर्स कलेक्शन रहेगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये रहेगी कि ये यूजर्स बनना चाहिए। ठीक है, प्लूरल फॉर्म होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म नहीं होएगा। ठीक है, इवन अगर आपने सिंगुलर फॉर्म दिया है तो जब ये डेटाबेस में जाएगा तो ये प्लूरल फॉर्म ही अपने आप में लेगा, ये कभी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लेने वाला। ठीक है, अब अगर आप ऐसा करते हो, सो db डॉट क्रिएट कलेक्शन यूजर्स, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ओके स्टेटस 1 मिल रहा है। अब ओके स्टेटस 1 का मतलब ये हो गया कि हमारा ये कलेक्शन क्रिएट हो गया। अब मतलब कि अगर कलेक्शन क्रिएट हो गया है तो सर डेटाबेस भी क्रिएट हो गई है। बिल्कुल सही बात है कि अभी डेटाबेस भी क्रिएट हो गई है। अगर हम दोबारा से कमांड लिखते हैं शो डीबीएस, तो अब हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेजन दिखाई दे रहा है एट द टॉप बिफोर हेक्सा शॉप। राइट, अब आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हुई है कि हाँ सर, जो फोल्डर है वो बेसिकली डेटाबेस का नाम है, उसके अंदर जो मैं सब फोल्डर्स बनाता हूँ वो बेसिकली मेरे क्या है, कलेक्शंस है। उन कलेक्शंस को जब तक मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा जो पेरेंट फोल्डर है वो क्रिएट नहीं हो सकता है। आई होप दैट कि यहाँ तक आपको बातें जो है वो समझ में आ चुकी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे मूव करता हूँ। और मैं आगे आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली अब अगर आपको एक कलेक्शन को ड्रॉप करना है तो आप कैसे करके कलेक्शन को ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो किस तरह से आप डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अब ड्रॉप करने से मेरा मतलब ये है कि आप किस तरह से एक कलेक्शन को डिलीट कर सकते हो और किस तरह से आप एक डेटाबेस को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो देखते हैं कि कलेक्शन को कैसे करके हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है db डॉट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लेना है कलेक्शन का नाम। अब कलेक्शन का नाम क्या है, अमेजन फोल्डर पे अगर आप हो तो दैट मीन्स आप अमेजन डेटाबेस के अंदर हो। ठीक है, ये याद रखना आप कि आप जिस भी डेटाबेस के अंदर जिस भी डेटाबेस का नाम लिखते हो, सपोज करते हैं मैंने यूज, अब मैंने हेक्सा शॉप लिख दिया, यूज हेक्सा